साथियों, आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। दोस्तों, इंडियाज बिगेस्ट लायर 2047, जिसके बारे में आपको कभी नहीं बताई जाती है। (2047) का लक्ष्य कोई राजनीतिक नारा नहीं है। यह उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का संकल्प भी है जहां कांग्रेस की सरकारों के समय कई क्षेत्रों में समय रहते निवेश नहीं किया। आपको इंडिया के बारे में बताई जाती है कि इंडिया दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक है और इंडिया की इकोनॉमिक हर साल 7 to 8% से ग्रो हो रही है और इंडिया आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे जानी जाती है। India's economy closed FY26 on a strong note, with GDP growth for the January to March quarter coming in at 7.8%, while full year growth stood at 7.7%. The headline numbers reinforce India's position as one of the fastest growing major economies globally. बट जब इंडिया की ग्राउंड रियलिटी को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि जिस तरह से इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है उस तरह से उसकी जीडीपी पर कैपिटा नहीं बढ़ रही है। और इंडिया के बारे में जो चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे जानी जाती है, इंडिया की सिचुएशन 5th और 6th वाली कंट्री के जैसे भी नहीं है। Sudden shortage of LPG cylinders is beginning to ripple across India, affecting households, restaurants, hostels and small businesses. आज रूलिंग गवर्नमेंट इंडिया के लिए एक ड्रीम लेके चल रही है कि 2047 में इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाएगी और इंडिया की जीडीपी को 30 ट्रिलियन पहुंचाएगी। 1991 में जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रही थी तो उस टाइम में इंडिया की जीडीपी $270 बिलियन की थी, बट इन दिस टाइम ये $4 ट्रिलियन के आसपास है, जिसे अचीव करने में इंडिया को 35 ईयर के टाइम लगे थे। बट अब सवाल आता है कि अमेरिका जैसे कंट्री को 30 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने में अप्रॉक्स 200 ईयर का टाइम लगा था। चाइना को 20 ट्रिलियन जीडीपी को अचीव करने में अप्रॉक्स 45 से 48 ईयर का टाइम लगा था, बट इंडिया के पास ओनली 21 ईयर है, जिसमें इंडिया को 26 ट्रिलियन को अचीव करना है। हाउ इट विल पॉसिबल? क्योंकि अमेरिका और चाइना की एजुकेशन कैपेसिटी इंडिया से कई गुना ज़्यादा है, फिर भी उसे अपने जीडीपी को अचीव करने में ह्यूज ऑफ टाइम लगे। फिर इंडिया के लिए ये कैसे पॉसिबल हो पाएगी? और क्या इंडिया जब 30 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव कर लेगी तो क्या इंडिया उस टाइम डेवलप कंट्री बन पाएगी? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आज के रूलिंग गवर्नमेंट 30 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए क्या कर रही है? इन सारे सवालों का एक्सप्लेनेशन जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, इस चैनल का मेन मोटिव है किसी भी टॉपिक को डिकंस्ट्रक्ट करके उसके डॉट को कनेक्ट करके उसके बिग पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करना, ताकि आप किसी भी टॉपिक को इजी वे में समझ सको, चाहे वो टॉपिक इकोनॉमिकल हो, जियोपॉलिटिकल हो, बिजनेस हो या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को इजी वे में समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ये फर्स्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। लेट्स बिगिन। जब आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो तो उसके पीछे एक क्राइटेरिया होती है। जब आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो जाके आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। उसी तरह से अगर किसी नेशन को एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो उसे मेजर 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करनी पड़ती है, तो जाकर वो एक डेवलप्ड नेशन बन पाती है। जिसमें पहला क्राइटेरिया होता है जीडीपी पर कैपिटा। वर्ल्ड बैंक के अनुसार एक कंट्री को डेवलप कंट्री बनने के लिए $30,000 की जीडीपी पर कैपिटा होनी चाहिए। अगर किसी कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा इससे कम है तो वो डेवलप्ड नेशन नहीं मानी जाएगी, और इसमें भी कोई इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई नेशन $30,000 की जीडीपी पर कैपिटा अचीव कर लेती है लेकिन उसमें इनइक्वलिटी है, यानी कि अगर एक ह्यूज पॉपुलेशन की जीडीपी पर कैपिटा 5,000 है और कुछ पॉपुलेशन के पास जीडीपी पर कैपिटा $13,000 की है, तो उस सिचुएशन में वो डेवलप्ड नेशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है। तो उस सिचुएशन में वो नेशन एक डेवलप्ड नेशन नहीं मानी जाएगी। दूसरी क्राइटेरिया होती है स्ट्रॉन्ग एचडीआई। बिना स्ट्रॉन्ग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कोई भी नेशन एक डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकती है। और किसी भी डेवलप्ड नेशन की HDI 0.8 प्लस होनी चाहिए, तब जाकर वो नेशन एक डेवलप्ड नेशन बन पाएगी।
और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मजबूत करने के लिए उस नेशन को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल एंड एजुकेशन पे फोकस करनी पड़ती है, तो जाकर उसकी HDI स्ट्रॉन्ग बन पाती है और वो एक डेवलप्ड नेशन की क्राइटेरिया में शामिल हो पाती है। तीसरा क्राइटेरिया होता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। एक डेवलप्ड नेशन में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर एंड हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और फास्ट इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी होती है। अगर किसी कंट्री में ये सारे चीज़ वनरेबल है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट होती है, वाटर क्राइसिस होती है और अर्बन में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती है, तो वो नेशन एक डेवलप्ड नेशन नहीं मानी जाएगी। और चौथा क्राइटेरिया होती है लो पॉवर्टी रेट। ज़रा इमेजिन करो कि किसी कंट्री में एक साइड बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है जहाँ पे क्लीन वाटर होती है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी होती है और फास्ट इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी होती है, और दूसरी साइड बहुत बड़ा स्लम होता है जहाँ पे कंट्री का ह्यूज पॉपुलेशन रहता है, वहाँ पे वाटर क्राइसिस होती है, इलेक्ट्रिसिटी कस्ट होती है और वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं होती है। तो क्या वो एक डेवलप्ड नेशन मानी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री बननी है तो उसे इनइक्वलिटी को सॉल्व करनी होगी, तो जाके वो डेवलप्ड कंट्री बन पाएगी। और पांचवा क्राइटेरिया होता है पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी। ऊपर के 4 क्राइटेरिया तभी फुलफिल हो सकती है जब उस कंट्री की पॉलिटिक्स सिस्टम स्टेबल हो। जरा इमेजिन करो, जिस भी कंट्री की पॉलिटिक्स सिस्टम सिर्फ अपने पोजीशन को सिक्योर करने के लिए फोकस करती है, तो क्या उसकी बाकी प्रॉब्लम पे फोकस हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब पॉलिसी बनाई जाती है तो उस पर लॉन्ग टर्म फोकस करनी पड़ती है, तो जाके उस पॉलिसी की एक्चुअल पोटेंशियल तक पहुंच पाती है। अगर वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम सिर्फ अपने पोजीशन के बारे में सोचेगी, प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचेगी, तो वो कभी भी अपने सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएगी और कभी भी वो एक डेवलप्ड नेशन नहीं बन पाएगी। और जब कोई कंट्री इन 5 क्राइटेरिया को अच्छी तरह से फुलफिल करता है, तब जाकर वो कंट्री एक डेवलप्ड नेशन बन पाती है, वरना वो कंट्री एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाती है। यानी कि जब कोई नेशन एक पुअर नेशन से डेवलप्ड नेशन की ओर आगे बढ़ती है, उसकी सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी यही होती है, मिडिल इनकम ट्रैप में फंसना। और इसमें कंट्री ना तो पुअर होती है और ना ही डेवलप होती है, बीच में फंस जाती है। और इसका रियल एग्जांपल ब्राज़ील है। ब्राज़ील आज ना तो पुअर है और ना ही डेवलप है, वो बीच में फंसे हुए हैं। और अगर किसी नेशन को एक पुअर नेशन से डेवलप्ड नेशन बनना होता है, तो उसे 3I कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ता है, तो जाकर वो एक डेवलप्ड नेशन बन पाती है। अगर कोई कंट्री 3I कॉन्सेप्ट को जितने अच्छे से समझता है और उसे एफिशिएंटली यूज़ करता है, तो वो एक डेवलप्ड नेशन बन पाती है। और यहाँ पर फर्स्ट आई इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जब कोई कंट्री एक पुअर नेशन होती है, तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी को बढ़ाना। यानी कि अगर उस कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, तो उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके और उस कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके। और इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मशीनरी पे इन्वेस्ट करनी चाहिए और एक कैपेबल वर्क फोर्स तैयार करनी चाहिए, जिसके लिए उसे अप स्किल पे इन्वेस्ट करना चाहिए और एजुकेशन में अच्छे सिस्टम बिल्ड करने चाहिए, ताकि वो एक अच्छा वर्क फोर्स बन सके। सेकेंड आई इन्फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें गवर्नमेंट बाहर की कंपनी को अपने कंट्री में बुलाती है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ उसे इंटीग्रेट करती है और उस कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है। और इसी फेज में कंट्री को वो सारे एक्शन लेनी होती है जिसके वजह से वो एक डेवलप्ड नेशन बन पाती है। इसी में वो बाहर की कंपनी को टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है, उससे ट्रेनिंग लेती है और अपने वर्क फोर्स को सिखाती है, ताकि जब वो कंपनी उस कंट्री से बाहर भी चली जाएगी तो भी उसकी प्रोडक्शन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो पाएगी। और तीसरा आई इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इस फेज में कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा R&D करती है और इनोवेशन पे फोकस करती है। इस फेज में कंट्री एक डिपेंडेंट नेशन से एक इंडिपेंडेंट नेशन बनती है और इंपोर्ट ओरिएंटेड से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनती है। यानी कि इस फेज में कंट्री अपने इंपोर्ट को कम करती है और एक्सपोर्ट को ज़्यादा करती है। बट ये कॉन्सेप्ट जितना सुनने में ईजी है, इसे अचीव करना उतना ही मुश्किल है। कंट्री सेकेंड आई एंड फर्स्ट आई को तो ईजिली अचीव कर लेता है, लेकिन थर्ड आई तक वो नहीं पहुंच पाती है। और सेकेंड आई में ही वो कुछ ऐसे मिस्टेक करते हैं जिसके वजह से वो ना तो थर्ड आई पे पहुंच पाती है और ना ही वो एक डेवलप्ड नेशन बन पाती है। और इसके एग्जांपल के तौर पे ब्राज़ील के ऊपर फोकस करें, तो जब ब्राज़ील एक पुअर नेशन था, तो उन्होंने फर्स्ट आई कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा और अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। वो पहले अपने कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, अपने एजुकेशन एंड स्किल पे फोकस किया,
ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स बना सके। और जब उसके कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गई, एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स बन गई, तो वो बाहर के कंपनी को अपने कंट्री में बुलाया और अपने इंडस्ट्री के साथ उसे कोलैबोरेट किया। बट यहाँ पे उसके साथ एक मिस्टेक हुआ। वो बाहर की कंपनी उसके डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट तो हो गई, बट ब्राज़ील उसकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाई, उसे ट्रेनिंग नहीं ले पाई। और जब वहाँ की जीडीपी पर कैपिटा बढ़ने लगी और उस कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने लगी, तो वो उस कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री जाने लगी। और वहाँ से जाने के बाद ब्राज़ील के पास ना तो टेक्नोलॉजी थी और ना ही ट्रेंड वर्कफोर्स थी, जिसके वजह से वहाँ की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होने लगी और वो देखते देखते एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गई। बट इंडिया के केस में 5 ऐसे मेजर पैराडॉक्स है जो कि सेकेंड आई को कम्प्लीटली इग्नोर कर रही है, जिसके वजह से ये कभी भी एक डेवलप नेशन नहीं बन पाएगी। जिसमें पहला पैराडॉक्स है जीडीपी पर कैपिटा की। आज जिस तरह से इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, उस तरह से इसकी जीडीपी पर कैपिटा नहीं बढ़ रही है। आज इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा $2800 की है, जो कि डेवलप नेशन बनने के लिए इनफ नहीं है। और उसके पीछे का बिग रीज़न है क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर कंपनी टेक्नोलॉजी एंड एडवाइजरी से रिलेटेड है, जिसके वजह से इंडिया की एक ह्यूज पॉपुलेशन अनएम्प्लॉय में रह जाती है। और इससे फ्यूचर रिस्क ये होगा कि आने वाले समय में इंडिया की कंजप्शन रेट कम हो जाएगी, जिसके वजह से इंडिया की इकोनॉमिक चौक हो सकती है। दूसरा पैराडॉक्स है ह्यूज पॉपुलेशन विदाउट स्किल। आज इंडिया के पास एक ह्यूज यंग पॉपुलेशन है, जिसके वजह से इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये पॉपुलेशन के एजिंग फेज पहुंचने से पहले इसे एफिशिएंटली यूज करके अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाए। बट इसमें एक पैराडॉक्स है कि इन यूथ पॉपुलेशन में ज़्यादातर पॉपुलेशन अनस्किल है, जिसके वजह से इंडस्ट्री को हमेशा लेबर शॉर्टेज रहती है। और इससे ये होगा कि इंडिया के आने वाले समय में उसकी डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डिजास्टर में बदल सकती है। तीसरा पैराडॉक्स है मैसिव स्टार्टअप विथ वीक इंडस्ट्री। आज इंडिया के पास ह्यूज स्टार्टअप इकोसिस्टम है, बट यहाँ पे इंडस्ट्री वीक है, यानी कि जो भी स्टार्टअप होती है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, जिसके वजह से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाती है। आज इंडिया की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन ओनली 13 to 14% है, जिससे यहाँ पे एक ह्यूज पैराडॉक्स बन जाती है। गवर्नमेंट को लगता है कि अगर स्टार्टअप बढ़ रही है तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, जिसके वजह से जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। बट दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ पैराडॉक्स। चौथा पैराडॉक्स है टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन विथ एजुकेशन क्राइसिस। आज इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट करती है, बट इस टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में यूज़ नहीं किया जाता है। आज इंडिया में एजुकेशन में एनरोलमेंट तो बढ़ रही है, बट उसकी क्वालिटी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। टेक्नोलॉजी को आज छोटे मोटे चीज़ों में यूज़ की जाती है, बट उसे एजुकेशन में एफिशिएंटली यूज़ नहीं की जाती है। और इसके साथ साथ इंडिया के पास चीप डेटा है, फिर भी वो इसे एजुकेशन में अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से आने वाले सालों में इंडिया के पास टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन तो होगी, बट एआई के लिए वो प्रिपेयर नहीं होगी, क्योंकि आने वाले सालों में एआई का एरा आने वाली है, बट टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूज ना करने की वजह से वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। और पांचवा पैराडॉक्स है लो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। आज इंडिया की ओनली 40% फीमेल वर्क में पार्टिसिपेट करती है, और वहीं चाइना और अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे 60 to 70% फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, बट इंडिया में ये 40% ही है। और इसके पीछे का बिग रीज़न गवर्नमेंट के साथ साथ कॉमन लोगों की आइडियोलॉजी भी है। इंडिया में सेफ्टी रेट बहुत कम है फीमेल लोगों के लिए, जिसके वजह से फीमेल की पार्टिसिपेशन कम है। और इसके साथ साथ कॉमन लोगों की आइडियोलॉजी ये होती है कि फीमेल तो सिर्फ घर के लिए है, चाहे वो कितना टैलेंटेड क्यों ना हो। और ये पांचों पैराडॉक्स कभी भी इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन नहीं बनने दे सकती, और कभी भी वो सेकेंड आई से थर्ड आई में नहीं पहुंच सकती। बट अब सवाल आता है कि आज इंडिया को क्या करना होगा जिससे वो डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप कंट्री बन सकेगी। तो इसका जवाब है कि थर्ड आई कॉन्सेप्ट को जिस तरह से एक डेवलप कंट्री ने फॉलो किया था, उसी तरह से आज इंडिया को भी फॉलो करनी होगी। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम चाइना को लेने वाले हैं। जब चाइना एक पुअर नेशन था तो उन्होंने पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया और अपना एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया, जिसके वजह से अमेरिकन कंपनी उसके कंट्री में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाया। और जब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा तो चाइना अपनी प्रायोरिटी को कभी नहीं भूला और कभी भी वो कंफर्ट जोन में नहीं फंसा। वो बाहर के कंपनी के टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चालू कर दिया, उससे ट्रेनिंग लेना चालू कर दिया,
और जब अमेरिकन कंपनी वहाँ से चले गए तो भी वो अपने इनोवेशन को जारी रखा, R&D पे फोकस करता रहा, तो जाके वो एक डेवलप कंट्री बन पाया। क्योंकि बाहर की कंपनी के टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से, उसे ट्रेनिंग देने से वो एक इंडिपेंडेंट फोर्स तैयार कर चुका था, जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं कम हो सकी। इस हिसाब से आज इंडिया को मेजर 3 प्रायोरिटी पे फोकस करनी चाहिए, तो ही वो एक डेवलप नेशन बन पाएगी। जिसमें पहला प्रायोरिटी है एजुकेशन एंड स्किल। बिना एजुकेशन एंड स्किल के कभी भी वो बाहर की कंपनी को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी और कभी भी वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगी। और स्किल एंड एजुकेशन में कमी होने के कारण ही आज इंडिया के पास ह्यूज यूथ पॉपुलेशन है, लेकिन वो किसी भी काम का नहीं है। दूसरा प्रायोरिटी R&D का होना चाहिए, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज इंडियन गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि बिना R&D के वो इनोवेशन नहीं कर सकता और बिना इनोवेशन का वो कभी भी इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बन सकता। आज इंडिया ओनली 0.6% R&D में इन्वेस्ट करती है, जो कि डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए बहुत ही कम है। इसीलिए आज GDP का एक बिग अमाउंट R&D में भी इन्वेस्ट करनी चाहिए, तब जाके वो इनोवेशन कर पाएगा और इंडिपेंडेंट बढ़ पाएगा। तीसरा प्रायोरिटी होगी लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग। आज इंडिया के पास एक बिग कमी है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हर साल में बदलते रहती है। अगर एक गवर्नमेंट ने कोई अच्छा पॉलिसी बनाया तो अगर दूसरा गवर्नमेंट आएगा तो उसे बिना जांच किए कि ये पॉलिसी कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है उस स्टेट के लिए, वो उस पॉलिसी को इग्नोर कर देती है। तो उसको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। पहले उसे उस पॉलिसी को रिव्यू करना होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टेट को किस तरह से फ़ायदा दिला सकती है। अगर वो पॉजिटिव होता है तो उस पॉलिटिक्स को उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। और जब तक इंडियन गवर्नमेंट अपने प्रायोरिटी को नहीं समझेगा तब तक वो एक डेवलप्ड नेशन नहीं बन पाएगा और वो एक वैनिटी मैट्रिक्स में फंस सकता है। उसे ये फील तो हो सकता है कि 2047 तक में वो डेवलप्ड नेशन बन पाएगी, बट ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से वो इस चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि इंडिया के बारे में जो बिग लायर है वो किस तरह से है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।